नमस्कार। उत्तम सर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बाबू, हम आशा करते हैं कि आप लोगों का तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। 2025 का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम आप लोग दीजिएगा। तो आज हम आप लोगों को मैथमेटिक्स, वैसे आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया गया होगा जो स्टूडेंट हमसे जुड़े होंगे। और आज हम आप लोगों को चाहते हैं क्या कि मैथमेटिक्स में जो आप लोगों का चैप्टर है 1 2 3 ऐसे करके आप लोगों का जो है कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को बता दिया जाए, ताकि एक बार फिर से आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि रिवीजन पढ़ाई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो हम आप लोगों को आज वास्तविक संख्या पर आधारित आप लोगों को कुछ प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो सवाल होगा वो हम आप लोगों को समझाना चाहेंगे। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो हम लोगों का बिहार बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स एग्जाम का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो आधा से ज़्यादा, मतलब आधा कह लीजिए कि उसमें जो है सवाल आपका वस्तुनिष्ठ सवाल दिया जाएगा। आपका मान लीजिए जैसे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसमें 100 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपका 50 नंबर आपको सॉल्व करना है ना। तो चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव को देखना, तो हम लोग आज चाहते हैं कि आप लोगों को वास्तविक संख्या पर जो भी आधारित सवाल होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, वो आप लोगों को बता दिया जाए। और आप ध्यान से देखेंगे बाबू, तो गणित या कोई भी सब्जेक्ट जो होता है वो ऐसा नहीं है जरूरी कि ये इसी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है ना। आप इन सवालों को अगर समझ लेंगे तो आगे जो आने वाले और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी आपको ये बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, सहूलियत होगा। तो आज हम लोग आपको जो है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल बताते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में भी आप लोगों को पूछा जा चुका है ना। तो हम लोग इनको कुछ ऐसे सवाल आप लोगों को बताते हैं जो वास्तविक संख्या पर आधारित है, और वो किस तरीका का है, तो वस्तुनिष्ठ तरीका का, वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो सवाल है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्टिव स्टेप के क्वेश्चन को समझने का चलिए प्रयास करते हैं। देखिए, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के क्वेश्चन बैंक से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड होता है हम उसी को अभी एग्जाम के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करेंगे कि बच्चे को इसको बहुत ज़्यादा वो एग्जाम में मिले और उनको हमारे विद्यार्थियों को क्या हो कि सहायता हो, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और जो भी क्वेश्चन हम यहाँ देंगे बाबू वो एग्जाम में आया हुआ है, और उनको आप लोगों को देख के एक बार जाना है ताकि आपको वहाँ कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को बताते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। और हमें जो इस सवाल में बाबू ऑप्शन दिया हुआ है वो इस तरीका से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है बाबू वो आप लोगों को दिया हुआ है -1, सी में दिया हुआ है 1, एंड डी में दिया हुआ है आपका 2। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, और ये आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, मैट्रिक परीक्षा के इस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग समझने का प्रयास ध्यान से कीजिए कि निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। बताने का कोई जरूरी नहीं होगा, हालांकि फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि संख्या पर आधारित बहुत सारे सवाल पूछा जाएगा, है ना। तो आप लोग सबसे छोटी प्राकृत संख्या जानते होंगे, या प्राकृत संख्या का जो परिभाषा होता है बाबू कि हम प्राकृत संख्या आखिर कहेंगे किसे, है ना। तो प्राकृत संख्या देखिए ऐसी संख्या को कहा जाता है जिससे काउंटिंग स्टार्टिंग होता है, गिनती शुरू होता है ना। तो आप लोग इसमें से सभी विद्यार्थी जानते होइएगा कि गिनती कहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। कोई भी दुनिया में वस्तु अगर हमको काउंट करना होता है तो हम लोग 0 से शुरू कर ही नहीं सकते हैं, है ना। वो हमेशा और हमेशा 1 से चालू होता है गिनती की संख्या को ही हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी पूछ रहा है कि भाई कहाँ से शुरू होगा,
है ना। तो आप सभी विद्यार्थी इसमें से जानते होंगे जीरो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो से हम कोई भी चीज स्टार्टिंग नहीं करते। -1 भी नहीं होगा और न 2 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज बताइए? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक आंसर हो जाएगा। और जो सबसे छोटी हमारा प्राकृत संख्या वो क्या होगा? 1 होगा। देखिए केवल ये मान लीजिए कि अब ये सवाल पूछा हुआ है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा? 1 होगा। तो हम इस पर आधारित ये भी कह सकते हैं कि कल हमसे ये भी सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी पूर्ण क्या होगा, है ना। तो हम उसको भी आप लोगों को बता देते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना। सबसे छोटी कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या भी आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्टिंग होता है बाबू, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्टिंग होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, हो सकता है ये भी डाल दे। उसके बाद भी और भी पूछा जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गया। उसके बाद पूछा जाता है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है बाबू 2 होता है। ये भी बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा हुआ है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। और अभाज्य संख्या हम लोग किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या गिनती की संख्या में जब शून्य को शामिल कर दिया जाता है उसको पूर्ण संख्या हम लोग कहेंगे। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या हमारा होता है वो होता है क्या चीज? 2 होता है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या जिस संख्या में बाबू केवल और केवल 2 चीजों से भाग लग पाता है। एक हो गया और दूसरा खुद स्वयं होता है, तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो बाबू वो क्या होता है? 2 होता है। उसके बाद भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, कभी कभी भाज्य संख्या भी पूछा गया है। तो भाज्य जो होता है बाबू वो सबसे छोटे 4 होता है। कितना? सबसे छोटी भाज्य अगर आपसे पूछे तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे तो 2, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो 0, और सबसे छोटी अगर प्राकृत संख्या पूछा जाए तो क्या होगा? 1 होगा। तो अभाज्य और भाज्य को भी याद रखिएगा। अभाज्य को जो है रूढ़ संख्या भी कहा जाता है और भाज्य को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कई बार आपके एग्जाम में हम देखे हैं कि ये भी पूछ दिया गया है कि अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या को गुना करने पर क्या आएगा। तो यानी इन दोनों को हमको गुना करने पर क्या आएगा? तो इन दोनों को गुना करने पर 8 आ जाएगा। तो जब गुना पूछ दिया है तो कल होके भाग पूछ देगा, जोड़ पूछ देगा तो जोड़ भी याद कर लीजिएगा 6 होगा, घटाने पर अंतर 2 होगा। तो इस प्रकार के आधारित आप सवाल इनमें समझने का प्रयास कर लीजिए। देखिए आपको इस तरीका से याद कर लेना है कि निम्न में सबसे छोटी प्राकृत संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो इतने सारे सवाल को आपको ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। इस प्रश्न में आप लोग को हम आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 को देखते हैं। आराम आराम से सभी चीज को समझते चलना है और एकदम वास्तविक संख्या पर आधारित जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो सारे को हम आज बताने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत ना हो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन है √12 का परिमेयकारी गुणांक है। √12 का परिमेयकारी गुणांक है, कौन होगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बाबू आपका √3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है √2, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका √6, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 2√3। 2 कितना? 3। तो हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं आखिर कि सबसे पहले √12 का जो है परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को जवाब तभी दे पाएंगे बाबू जब आप ये समझिएगा कि आखिर परिमेयकारी गुणांक का मतलब क्या होता है ना। परिमेयकारी गुणांक क्या होता है, यानी हम क्या देखिए √12 को कौन ऐसी संख्या से, ये जो हम 4 संख्या यहाँ पर हमको दिया गया है उससे अगर गुना करें ना तो वो परिमेय बन जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? परिमेयकारी। परिमेयकारी का मतलब होता है कि वो परिमेय संख्या बन जाए, है ना।
तो परिमेय संख्या भाई हम मन में आपको देखेंगे कि √12 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर में कोई भी संख्या तभी परिमेय होता है जब वो किसी न किसी का क्या हो, स्क्वायर हो, है ना। √12 जो है तब √12 एक अपरिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √12 का पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम इसमें से खोजेंगे कि कौन ऐसा संख्या है जिससे अगर हम काउंट करेंगे ना, और वो छोटी से छोटी संख्या हम लोग को खोजना है जो क्या इसको उसको गुना करने पर परिमेय बन जाए, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें समझिएगा। चलिए हम पहले इससे गुना करते हैं, है ना। तो √12 को अगर √3 से गुना हम लोग करेंगे, √12 और गुने कितना 3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। √, आ जाएगा आपका 36, और 36 आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि 36 किसी न किसी संख्या का अवश्य में √36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, निकल जाएगा। 36 किसी न संख्या 6 का स्क्वायर है। तो ये देखिए परिमेय बन गया कि नहीं। √12 को हम कौन ऐसी संख्या से गुना करें कि वो परिमेय संख्या बना दे उसको, है ना। बस यही क्वेश्चन आपको ये पूछा हुआ है। तो परिमेयकारी गुणांक क्या है तो आपको ये समझना है। तो बस इसका हमको आंसर लगता है कि यही हो जाएगा। आप 2 से आप इसको ध्यान से गुना करके देख लीजिए, 12 दूना 24 आ जाएगा, जो कि किसी भी संख्या का कोई 24 परिमेय संख्या नहीं होगा। 6 से गुना करिएगा वो भी नहीं होगा, हाँ इसको गुना करिएगा, लेकिन क्योंकि परिमेयकारी जो गुणांक होता है ना कोई भी संख्या का वो सबसे छोटा होता है, तो इसका आंसर आपका कौन हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, भूलिएगा तो नहीं। अब ये आपको बिल्कुल ध्यान दे देना है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन वाइज भी बना सकते हैं और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं बाबू, जैसे √12 है ना। तो √12 का जब आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए, 2 गुने 2 गुने 3 आएगा कि नहीं, है 2 दूना 4, 4 तिया 12, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 2 कितना 3 बचेगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि इसको और हम किस संख्या से अगर गुना करेंगे तो हमको क्या वो एक परिमेय संख्या बन जाए। तो आप इसमें ध्यान से देखिएगा कि एक √3 है, और अगर इसको एक और √3 से हम लोग गुना करेंगे तभी ये परिमेय बनेगा, है ना। हालांकि बन जाएगा 2 √3 से भी, लेकिन छोटी हम लोग को खोजना पड़ता है कि किस चीज से गुना करें। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। समझे, परिमेयकारी गुणांक हम लोग किसको कहेंगे। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परिमेयकारी गुणांक याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बिल्कुल आसान तरीका से हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा विद्यार्थी जो, देखिए जरूरी नहीं है कि जीनियस होने का, जरूरी है कि भाई जो जीनियस होगा वही समझ पाएगा। बिल्कुल आप अगर थोड़ा भी नॉर्मल जानते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। देखिए 45 तथा 60 का मौसा है। 45 तथा 60 का क्या चीज, मौसा है। कौन सा मौसा है वो भी आपको ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 45, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबू आपका 3, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 एंड डी में दिया हुआ है कितना 15, है ना। चलिए हम लोग इनको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए क्लास 10th में आ गए हैं और आप मौसा नहीं जानते होइएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए मौसा ऐसी संख्या को कहा जाता है जिससे यहाँ जो दोनों संख्या दिया हुआ है ना वो डिवाइड हो जाए, है ना। मतलब इसमें से कोई ऐसा संख्या हमको खोजना है जो इस दोनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे, वही संख्या मौसा होता है ना। तो ऐसे सवाल को आप लोग ऑप्शन के तरीका से बनाइएगा, क्योंकि अगर आप इधर से बनाएंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है। तो 45 से आप ध्यान दीजिए, क्या 45 से ये दोनों संख्या कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं, जैसे आप ध्यान से देखिएगा 45 से नहीं कटेगा, अब 15 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो आप लोग कंफ्यूजन में रहिएगा। तो हम लोग इस तरीका से भी 45 का देखिए निकाल देते हैं। अगर सब से कट रहा है तब तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो सब से जो कटेगा तब कैसे निकालेंगे। तब देखिए इस तरीका से आप निकाल लीजिएगा, 45 से कम 45, और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए, घटाएंगे तो इसमें से बच जाएगा 15 बचेगा कि नहीं। अब देखिए जब इधर ये 45 उतर जाएगा और 15 तिया कितना हो जाएगा 45,
कट जाएगा। तो यहाँ इस तरीका से हम डिवाइड करने से इसका कितना आ रहा है, HCF मौसा 15 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, मौसा आपका 15 हो जाएगा। देखिए कहिएगा सर 1 से तो भी तो डिवाइड हो रहा है, 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, तो ये सब क्यों नहीं होगा। तो हमेशा बड़ा वाला विभाजक लिया जाता है जो बड़ी संख्या हो। 3 भी से भी वो विभाजित हो जाएगा दोनों, 1 से भी हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, तो हमको बड़ा वाला लेना रहता है कि किस चीज से वो कट जाए। तो 15 से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मौसम पर आधारित आपको क्वेश्चन डाला जाएगा, याद रखिएगा। इस तरीका से भी होगा तो फटाफट आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में हमको लगता है कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। यदि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि P एक धनात्मक यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक, तो धनात्मक समपूर्णांक क्या है। एक क्वेश्चन है बाबू कि यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब P कोई ऐसा संख्या है बाबू जो धन है, धनात्मक पूर्णांक है, और तब इसका धनात्मक समपूर्णांक क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है बाबू इसका 2P, बी में है बाबू 2P प्लस 1, है ना, इसका 2P प्लस 1 दिया हुआ है। सी में है बाबू P और डी में है P प्लस 1। इसमें आपको खोजना है कि सम संख्या का सम कौन हो पाएगा, सम पूर्णांक कौन हो पाएगा। तो देखिए हमको कहने का कोई बात ही नहीं है, इसमें कहना ही नहीं पड़ेगा कि कौन सा सम संख्या होगा। तो सम संख्या या सम पूर्णांक कोई भी हो, तो सम संख्या हम लोग बाबू उसी को कहते हैं जो 2 से क्या हो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, है ना। तो इसमें से कौन 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या 2P प्लस 1 2 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना तो डिवाइड हो जाएगा और ये एक तो शेष बच जाएगा, ये भी 2 से नहीं होगा, वो भी 2 से नहीं होगा, 2 से केवल यही हो पाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ये 2P, है ना। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसका सम पूर्णांक क्या होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2P। और दूसरा बात ये भी समझ लीजिए कि पूर्णांक बहुत विद्यार्थी नहीं समझते रहता है कि होता क्या है। देखिए पूर्णांक एक ऐसी संख्या है बाबू, पूर्णांक एक ऐसी संख्या होता है क्या कि वो पूर्णांक यानी पूरा पूरा अंक हो। तो इसका मतलब क्या, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 बढ़ते बढ़ते ये वाला होता है पूर्णांक, है ना। ये पूर्णांक संख्या का उदाहरण है। इंटीजर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा पूरा पूरा अंक होना चाहिए, उसके बट्टा में 1 होता है। और याद रखिएगा कि प्राकृत संख्या ही रहता है, केवल पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है, उसमें 0 सम्मिलित कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। तो आपको अगर सम पूर्णांक पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा। हाँ अगर विषम पूर्णांक पूछा जाता तो ये हो जाता बाबू, समझे कि नहीं। विषम पूर्णांक अगर कहा जाए तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 5 की ओर। बिल्कुल आप लोग इसको समझने का प्रयास कीजिए बहुत ही आसान तरीका से, और ऐसे क्वेश्चंस को हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, पूछ रहा है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए सवाल है बाबू कि यदि यदि ए और बी यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं,
यदि ए और बी कौन सा संख्या है बाबू, अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लॉसव क्या होगा? तो ए और बी का लॉसव क्या होगा? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ ए, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका बी, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ए बी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है क्या चीज, ए बट्टे बी। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कैसे बनेगा ये, ध्यान से देखिए। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसव क्या होगा, यानी हमको इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, इसका क्या होगा ए और बी। और देखिए ए और बी कैसी संख्या है, तो अभाज्य संख्या है। तो भाई सबसे पहले आप अभाज्य संख्या किसको कहिएगा, तभी क्वेश्चन आपको बनेगा, अभाज्य संख्या के बारे में आप जानिएगा तभी बनेगा। तो अभाज्य संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जो केवल और केवल दो संख्या से डिवाइड होता है। अब जैसे इसका देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी एक अभाज्य संख्या है। और अब हम एक 9 का उदाहरण लेंगे। देखिए ये सभी संख्या जितना आप देख रहे हैं केवल 9 को छोड़ करके ये सभी संख्या आप देखिएगा बाबू, तो ऐसी संख्या है जो क्या दो ही संख्या से बस कटेगा, ओनली 2 संख्या से, है ना। ये आप ध्यान से देखिएगा, 2 बताइए किस किस चीज से कटेगा, एक से या 2 से। 3 किस किस चीज से कटेगा, एक से या 3 से। 5 किससे कटेगा, 1 से या 5 से। 7 किससे कटेगा, 1 या 7 से। 11 किससे कटेगा, 1 या 11 से। तो आप जितना देखिएगा कि ये संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या होती है। और 9 को देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 2 से नहीं, फिर उसके बाद ये 9 से कटेगा, तो 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आ पाएगा, ये सभी अभाज्य संख्या है। अब हम इसमें से 2 ही संख्या लेते हैं, और आपको अगर इसका कहा जाए कि मान लीजिए अब क्या निकालिए, ए और बी मान लेते हैं यही 2 संख्या है, तो इसका लॉसव क्या होगा, लॉसव अगर हमको निकालना रहेगा तो बस इसका लॉस है, तो अभाज्य संख्या का लॉस बस इसका क्रॉस गुना कर देना है, 2 तिया 6, क्योंकि इसका लघुत्तम निकल ही नहीं पाएगा। तो हम सिखाए हुए आप लोगों को कि जिसका लघुत्तम नहीं निकलता उसको क्या होता है बताइए, मल्टीप्लीकेशन बस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हमको यही बेस्ट लग रहा है, कोई दिक्कत, गुना इसका हो जाएगा। हाँ कभी कभी क्या होता है कि जैसे इस क्वेश्चन में पूछ दिया कि यहाँ लॉसव बताइए क्या है, अब मान लीजिए अगर आपको दे दिया कि ए और बी अभाज्य संख्या है, फिर इसका मौसव बताइए क्या होगा, तो मौसव जब आपको कहा जाएगा तो अभाज्य संख्या का याद रखिएगा हमेशा, 2 और 3 का अगर मौसव निकालिएगा तो इस तरीका से इसका 1 आ जाएगा मौसव, समझे। तो मौसव अगर अभाज्य संख्या का पूछा जाता है, 2 क्रमागत अभाज्य संख्या या कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसका अगर आपसे मौसव पूछा जाता है तो आप जवाब देंगे कि 1 होगा, और लॉसव अगर आपसे पूछा जाता है क्या होगा, बस उसका गुना आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, हमको लगता नहीं है कि आप लोग को इस क्वेश्चन सब में दिक्कत हो रहा है, समझे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। इसी तरीका का आप लोग सवाल बिल्कुल रिवाइज करते रहिए, और देखिए जो जितना मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या कौन है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ बाबू आपका 15, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ आपका 23, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ आपका 12 एंड डी में दिया हुआ है 75। देखिए अभी ही हम आप लोगों को बताए हैं कि इसका क्या हो पाएगा आंसर। देखिए अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या बाबू उसी संख्या को हम लोग कहते हैं जो संख्या क्या हो, किसी से डिवाइड होता हो, बताओ, जो ओनली 2 चीजों से कटता हो,
एक एक से और एक जो संख्या खुद है उसी से करता हूँ और किसी से नहीं करता हूँ। जो संख्या 2 से एक्स्ट्रा हो जाता है, 2 से और चीज से कट जाएगा, मान लीजिए उसमें और चीज से भी भाग लग रहा है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 15 का बात करते हैं, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या होगा? बताइए। नहीं, ये हो गया कौन सा संख्या? भाज्य संख्या हो गया, है ना। और अब चलिए 23 पर बात करते हैं। 23 किस चीज से कटेगा बताइए? एक से 23 कोई टेबल में भी नहीं आता है, कोई भी आप पहाड़ा पढ़िएगा, खाद पढ़िएगा, उसमें जो है 23 नहीं आएगा, एक में या 23 में ही आएगा। तो इसलिए हमको लगता है कि बेस्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत ना हो तो इस तरीका का सवाल आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ना। अब देखिए सवाल है 7 नंबर 144 के 144 के अभाज्य गुणनखंड 144 के अभाज्य गुणनखंड में 144 के अभाज्य गुणनखंड में हाँ 2 का घातांक कितना है? 2 का घातांक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाबू इसका 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 6, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपका 4 एंड आपका डी में दिया हुआ है 5। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि अगर हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करें तो उसमें 2 का घातांक क्या हो पाएगा, यानी 2 कितना बार आएगा, 2 उसमें गुना में कितने बार आएंगे, ये हमको पूछ रहा है। तो बिल्कुल आप चिंता नहीं करना है। 144 का हम लोग फैक्टर तोड़ लेते हैं, इसे 2 से ही भाग लगेगा। देखिए 72 हो जाएगा इसका आधा, फिर 2 से दीजिएगा बाबू 36 हो जाएगा, फिर आप 2 से दीजिएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा 9 हो जाएगा। अब तो नहीं लगेगा 2 से, देखिए अब 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा 3 तिया, तो 2 यही कराएंगे काउंट करके कि हमको कितना आएगा 1 2 3 4। इसका आंसर कौन हो जाएगा बताइए? 4 हो जाएगा। इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। और याद रख लीजिए एक बात कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सब सवाल मतलब ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। हो सकता है वो एग्जाम लेने वाला का मूड घसक जाए, फिर आपको ये क्वेश्चन देखिएगा कि 2 नंबर वाले में पूछ दे, सब्जेक्टिव में पूछ दे, कहीं भी दे सकता है, कोई कंपटीशन में एग्जाम दे सकता है। तो इसलिए आप लोग को पूरा महत्व से समझ लेना। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है छोटी छोटी अभाज्य संख्या में उसको तोड़ देना। कोई परेशानी आपको नहीं होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगला देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से मस्ती से समझते चलिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संख्या 2.13 113 113 और 41 फिर 3 बढ़ते 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 ये है। ये मतलब ये कौन सी संख्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पूर्णांक, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ पूर्णांक, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी में देखिए इसका दिया हुआ है परिमेय, बी में परिमेय, सी में दिया हुआ बाबू आपका अपरिमेय, सी में अपरिमेय, डी में आपको दिया हुआ है नॉट। नॉट का मतलब आप याद रखिएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, है ना। कि आपको इसमें से खोजना है कि ये जो ऊपर में संख्या दिया हुआ बाबू, ये जो संख्या यहाँ पर प्रोवाइड हमको किया गया है, संख्या इसमें दिया गया है, ये कौन सी संख्या है? तो देखिए आप लोग चूंकि आप ध्यान से देखिए पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय है, तो हम अभी वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या बाबू 2 प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होता है और एक अपरिमेय होता है। तो अब आपको इसमें खोजना है, देखिए ये पूर्णांक तो है नहीं, है ना,
पूर्णांक हो ही नहीं सकता। पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो दशमलव के बाद है कोई अंक तो ये पूरा पूरा अंक है नहीं, तो ये पूर्णांक तो होगा नहीं। अब हम जिक्र करेंगे कि भाई ये परिमेय है या अपरिमेय है। तो परिमेय, देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या, जिस संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख पाते हैं उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख पाएंगे उसको हम लोग परिमेय कहेंगे। और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिख पाएंगे बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तभी होगा बाबू जब इसको हम p बटा q के रूप में लिख पाएंगे, है ना। तो ये जो संख्या आपको दिया हुआ है, आप इस संख्या को जरा गौर से देखिएगा तो यहाँ 1 3 1 और फिर 3 है, फिर डबल 1 3 है, फिर ट्रिपल 1 3 है, फिर 4 1 3 है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो 1 1 की संख्या बीच में बढ़ती जा रही है, और ये संख्या कभी भी ये अंत नहीं इसका हो सकेगा, क्योंकि इसमें तो ये 1 की संख्या फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसे तो ये तो अनंत की ओर बढ़ते चला गया। तो ऐसी संख्या जिसमें कोई भी नियमित पैटर्न नहीं बनता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपको एक संख्या का उदाहरण देते हैं 2.23 2 3 2 3, इसमें क्या है कि 2 3 2 3 बार बार आ रहा है। तो जब जिस संख्या में दशमलव के बाद बार बार वही चीज रिपीट मारता है, रिपीट करता है, उसको हम लोग कह देते हैं परिमेय संख्या। लेकिन यहां जो हम जिक्र कर रहे हैं बाबू, ये ऐसी संख्या है जो रिपीट कर ही नहीं रहा है, कहीं से आपको दिखवे नहीं करेगा कि वो चीज फिर आ रहा है। मतलब क्या, एक नियमित पैटर्न, जैसे 1 3 है तो 1 3 फिर आपको तुरंत उसके बाद नहीं आ रहा है ना। कोई ऐसा संख्या जो नियमित पैटर्न नहीं बनाता है, तो ये याद रखिएगा, ऐसी संख्या को हम लोग कौन सा संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जिस संख्या में ऐसे नियमित पैटर्न नहीं बनता है, जैसे देखिए इसमें नियमित पैटर्न है, जैसे 5.759, अब 759 मतलब क्या, इतना रिपीट बार बार आना चाहिए। तो जब वो आ रहा है तो ये वाला परिमेय हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा बताइए, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, परिमेय अपरिमेय वाला काफी सवाल पूछा जाएगा, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, हमको लगता है कि इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और देखिए, हाँ, जैसे ही परिमेय वाला पर आए तो हम थोड़ा सा और आपको बता देना चाहते हैं कि परिमेय संख्या पर जब आइएगा ना, तो एक सवाल और भी आपसे पूछा जाता है, जैसे √3 पूछेगा क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो समझ जाइएगा, ये वाला रूट के अंदर में ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले वो हो जाता है क्या, अपरिमेय। रूट के अंदर कभी कभी बाबू बच्चे को दे दिया जाता है, जैसे 36/49 पूछेगा, ये वाला, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा अपरिमेय। आपसे पूछेगा 3 + √5 क्या है, तो जैसे ही रूट वाला आ गया उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पाई का भी पूछा जाता रहता है, पाई क्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 बाबू, पाई का जो मान होता है 22/7, ये होता है परिमेय, लेकिन पाई होता है क्या चीज, अपरिमेय। कोई समझने में आपको सब इतने सारे सवाल आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कहिएगा कि सर तो आप देखिए वो ऑब्जेक्टिव, नहीं, यहाँ पर क्या बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो गया है ना, कि ये कौन संख्या होगा, ये कौन होगा, ये सब क्या होगा, सारा ऑब्जेक्टिव आप इस सवाल पर आधारित याद रखिएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन करके अगर आप ध्यान कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूट पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बाबू 9। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। देखिए, ज्यादा क्वेश्चन परिमेय अपरिमेय वाला पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन ये देखिए डाला हुआ है, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आपका 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 1, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बाबू आपका 16, एंड डी में दिया हुआ है आपका कितना, 4। देखिए, घात घातांक पर भी 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में डाल देगा। देखिए, घात घातांक वाला सवाल हो गया, और इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को लगता है कि बताना नहीं पड़ेगा। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहिएगा सर कैसे? देखिए, दुनिया में किसी भी संख्या का पावर जब 0 हो जाता तो उसका वैल्यू